हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट। और आज हम शूट कर रहे हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग की क्लासेस, जो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, 11th का है, बट CUET के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने पिछली क्लासेस में मोल कॉन्सेप्ट के जो बेसिक टर्म्स थे वो चीज़ें आपको बता दी थी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, अनदर चैप्टर समझने के लिए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्या है केमिकल बॉन्डिंग। तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है जिसमें टू और मोर एटम्स एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्सेस द्वारा अटैच्ड हो जाते हैं। क्लियर? जैसे मैं बात करूंगा, हमारे नेचर में 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स हैं मतलब एक्चुअली हैं क्या? ये एटम्स हैं, परमाणु हैं। ठीक है? तो ये जो परमाणु हैं ये अनस्टेबल, मोस्ट ऑफ द एटम्स क्या है? अनस्टेबल है। मोस्ट ऑफ द एटम्स अनस्टेबल है। मोस्ट ऑफ द एटम्स अनस्टेबल हैं। कैसे? बिकॉज ऑफ उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे मैं बात करूंगा बेटा, ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन एटम की आउटर मोस्ट सेल सेकंड है, दूसरी है, सेकंड आउटर मोस्ट सेल है। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। होने कितने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बेटा। क्लियर? तभी ऑक्सीजन स्टेबल, तभी ऑक्सीजन एटम स्टेबल होगा। बट स्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए स्टेबल नहीं है। तो चलिए, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन या तो शेयरिंग करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बेटा। क्लियर? और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो निगेटिवली चार्ज्ड आ जाएगा, और दूसरा जो एटम्स इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज्ड आ जाएगा। और आप जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एटम्स, मोस्ट ऑफ द एटम्स अनस्टेबल हैं। दैट इज व्हाई एटम्स और एटम्स एक दूसरे से मिल करके अट्रैक्शन फोर्सेस द्वारा जुड़ जाते हैं, एक मॉलिक्यूल का क्रिएशन करते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं। क्लियर? इस फिनोमेना को ही केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन एटम देखेंगे बेटा, उसका भी एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इट विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स और इट विल एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। या तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। दैट इज व्हाई उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एटम्स जब अनस्टेबल होते हैं तो मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है बेटा, या एक आयन दूसरे आयन से जुड़ता है, या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही जुड़ता है। एक चीज दूसरे चीज से तब जुड़ेगी जब उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्लियर? और इस फिनोमेना जुड़ने को ही केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। और इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो लिख देता हूं बेटा मैं, द फिनोमेना in which two or more atom attached to each other two or more atom attached each other to gain
अटैच टू ईच अदर बाय attraction force can stability is called chemical bonding. And these attraction force are called chemical bond. तो बेटा क्या है, आप समझ गए होंगे कि एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, टू और मोर एटम्स। क्लियर? जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जुड़ते हैं, जुड़ने को ही केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। एंड उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं उनको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर? देखेंगे बेटा कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किस वजह से, क्यों होता है, क्यों जुड़ते हैं एक दूसरे से, है ये तो समझ गए होंगे बेटा। फिनोमेना जिसमें दो या दो से अधिक एटम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं अट्रैक्शन फोर्स द्वारा। क्लियर? देखेंगे बेटा क्यों जुड़ते हैं, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है ना बेटा, क्या कारण है कि जुड़ता है, तो सबसे पहले तो यही टू अटेन स्टेबिलिटी। भाई अभी बताया मैंने कि मोस्ट ऑफ द एटम जो है एटम फिर सिर्फ एक एटम अनस्टेबल होता है, दैट इज वाई वो एक दूसरे से जुड़ते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। एवरीथिंग वांट्स टू बी स्टेबल। बेटा हमारे नेचर में कोई भी चीज है वो स्टेबल होना चाहती है, इस तरीके से एटम्स भी अनस्टेबल है तो वो स्टेबल रहेंगे। इनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं आउटर मोस्ट सेल का, तो वो जरूर एक दूसरे से जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेंगे, कुछ न कुछ करके एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्सेस से जुड़ जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यही रीजन है कि एटम एक दूसरे से जुड़ते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा बेटा टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बेटा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब कम से कम पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर? स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। स्टेबिलिटी आप जानते होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। क्लियर? स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है, एनर्जी जितनी कम उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, तो मिनिमम एनर्जी हो जाएगी तो स्टेबल ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? यही तो रीजन है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, जो प्रॉपर डिस्कस किए जाते हैं। क्लियर? चलिए अब डिस्कस करेंगे हम जो अट्रैक्शन फोर्स है एटम सबके बीच, जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन फोर्स को कैसे डिवाइड किया गया है, किन किन कैटेगरी में देखते हैं। चलिए बताया तो इसको बोलते हैं बॉन्ड, तो मैं बोल देता हूँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के टाइप देखना है। चलिए बहुत ही बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे बेटा। केमिकल बॉन्ड होते हैं 6 टाइप, 6 टाइप के। कैसे देखेंगे क्या, यदि एक एटम दूसरे एटम से मिलकर, एटम प्लस एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस बेसिस पर इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 जो है बॉन्ड होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे एटम एटम मिलकर के मॉलिक्यूल। जैसे मैं बात करता हूं आयनिक बॉन्ड, दूसरा है बेटा
कोवलेंट बॉन्ड एंड तीसरा है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चौथा है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर है। मैं बात करूंगा कि जब एटम एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनता है, जब मॉलिक्यूल की क्रिएशन होती है, चार बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होंगे। इनमें से चार में से कोई ना कोई बॉन्ड होगा, या हो सकता है दो हो तीन हो इकट्ठे। क्लियर ना। जब मॉलिक्यूल बनता है तो यही बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही बॉन्ड हैं जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, जिनकी वजह से मॉलिक्यूल बनता है। अब बेटा एक मॉलिक्यूल बन गया तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से भी जुड़ेगा अट्रैक्शन फोर्सेस द्वारा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गिलास पानी है, तो एक गिलास पानी में वाटर मॉलिक्यूल H2O बहुत सारे होते हैं, तो H2O से भी तो जुड़ा रहता है, तो वहां भी तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलकर के सब्सटेंस बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, बहुत सारे इकट्ठे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, तो मॉलिक्यूल के बीच भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और उस अट्रैक्शन फोर्स दो प्रकार के होते हैं बेटा, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं। जब मॉलिक्यूल मिलकर के बात करेंगे, मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मैटर या सब्सटेंस लिखेंगे, उसके लिए दो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होंगे, दो केमिकल बॉन्ड देखेंगे। वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द अनदर इज van der Waals। van der Waals फोर्सेस। क्लियर बच्चों। तो यही है टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। वन बाई वन डिस्कस करेंगे। क्लियर है, एक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप इतना समझ गए होंगे कि जब मॉलिक्यूल मिलकर के मैटर बनाता है, तो उसके लिए ये दो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होंगे, या तो दोनों होंगे या कोई एक होगा। क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्ड या van der Waals फोर्सेस। क्लियर। नेक्स्ट है, यहाँ देखेंगे जब एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाता है, तो ये चार बॉन्ड। जैसे मैं बात करूंगा बेटा H2O है, H2O एक ही मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो अट्रैक्शन फोर्स पॉसिबल इन चार में से कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा, इन चार में से कोई केमिकल बॉन्ड होगा। क्लियर, या हो सकता है दोनों हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाई वन। पहला है आयनिक बॉन्ड। सबसे पहला आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की कंडीशन है बेटा, आयनिक बॉन्ड कब बनता है? देखो इतना तो क्लियर है, आयनिक बॉन्ड एटम के बीच में बनना है, मॉलिक्यूल के बीच में नहीं बनना है। क्लियर ना। तो एटम कैसे होने चाहिए समझेंगे। मैं यहाँ एक पॉइंट लिखे दे रहा हूँ आयनिक बॉन्ड के लिए। आयनिक बॉन्ड को एक लिख दे रहा हूँ, इट इज पॉइंट के बेसिस पर ही डिस्कस करते जाए। देखो, इट इज स्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मैंने बोल दिया कि आयनिक है तो सभी जितने भी केमिकल बॉन्ड है, जितने भी केमिकल बॉन्ड है वो क्या सब अट्रैक्शन फोर्स है। क्लियर। तो मैंने बोल दिया आयनिक बॉन्ड इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स आप जानते हैं किन के बीच लगता है? चार्जेस के बीच। किन के बीच बेटा? चार्जेस के बीच। मतलब एक प्लस का क्यू चार्ज हो, एक माइनस का क्यू चार्ज हो। क्लियर। दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो आप जानते हैं इन पर अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं। क्लियर। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सेम फोर्स से। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर। ये होता है अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, तो आयनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, चार्ज आना चाहिए। क्लियर। तो आयनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आयंस। अब आयंस बनते कैसे बेटा? हमने तो अभी बोला एटम मिल करके मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो हाँ बने जुड़ेंगे एटम ही, लेकिन आयंस पहले क्रिएट होंगे। कैसे? जैसे मैं बात करूंगा बेटा, सोडियम एटम है और क्लोरीन एटम है,
आयन कब क्रिएट होते हैं? जब एक कोई इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा। क्लियर? वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे आयंस। लेकिन सवाल ये है कि कौन इलेक्ट्रॉन्स देता है, कौन इलेक्ट्रॉन्स लेता है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। पहला पॉइंट हो गया, अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पहले देखेंगे बेटा, इट मीन्स it is electrostatic attraction force between electropositive and electronegative एटम। क्लियर? इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच अट्रैक्शन फोर्स है। एक एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तभी प्रॉपर आयोनिक बॉन्ड क्रिएट होगा। क्लियर बच्चों? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, कोई समस्या ही नहीं है। देखो तो कैसे डिस्कस करेंगे, पहले लिख लेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसे पढ़ेंगे कि उसका कुछ नहीं छूटना चाहिए। और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं, जब ये समझ लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, जब ये समझ लेंगे तो हमें आयनिक बॉन्ड और क्लियर समझ लेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एटम्स और एलिमेंट्स दैट विल गिव, और इशू को लिखते सकते हैं डोनेट इलेक्ट्रॉन इजिली, आसानी से। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल लीना की रब से, है ना, फरियाद फ्रांसीम रेडियो एक्टिव है। जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं बच्चा? एल्कली मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैसे पता कर दो सर? आपको बता देता हूं बेटा, अभी बता देता हूं और लिख लेंगे एग्जाम्पल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम। क्लियर बच्चों? ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ये भी बेटा क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये भी क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव के, ईटीसी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। हो गए इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। आप जानते हैं सोडियम एटम है, वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? इसी तरीके से ये भी सभी इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। क्लियर? चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी बताएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे देखते हैं। चलिए पहले यही डायरेक्ट वही बता देते हैं बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं ना, मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN लिखे दे रहा हूं, काम चल जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन 1, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से कम होती है वो अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, गुड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। जैसे बात करता हूं मैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्लियर? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करूंगा। तो आप जानते हैं बेटा लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1, कितनी होती है इसकी? 1। और नीचे जाते हैं बेटा तो घटती जाती है इसकी 0.9 अप्रोक्स 0.8 ऐसे डिक्रीज होती जाती है। क्लियर? इसकी भी लगभग 0.8
8 इसकी 0.8 करीब होती है, क्लियर ना। धीरे धीरे कम होती जाती है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजीएम की हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, क्लियर। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन आने पर डिक्रीज हो रही है, तो 1 से कम, इन चारों की 1 से कम हो जाएगी, तो ये अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे चारों। लिथियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ऑब्वियस है ना। 1 से कम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन लिथियम से ज्यादा सबसे ये 4 ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सबसे ज्यादा सीजीएम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यदि ये किसी एक ऐसे एटम के संपर्क में आएगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खट से इलेक्ट्रॉन्स दे देगा उसको और आयोनिक बॉन्ड बना लेगा, क्लियर। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से कम। अब कहो सर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कैसे रखें, तो बच्चे याद नहीं रखना है आपको। देखो एक तरीका होता है, हाँ ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको चाहिए होती है, जानकारी होती है, उनकी याद रखनी पड़ती है, तो वो मैं तरीका बता दे रहा हूँ। बाकी सबका ऑर्डर पूछा जाता है, ऑर्डर पता, ऑर्डर इन द सेंस की लेफ्ट अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज हो जाएगी होती जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती जाएगी। कंपेयरिंग आनी चाहिए, किसकी ज्यादा किसकी कम, ये पता होना चाहिए। किसकी कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये सब की जरूरी नहीं होती है, जिनकी जरूरी है वो मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं बात करूंगा बेटा हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम, एटॉमिक नंबर 1 3, 4 किसका होता है बेटा बेरिलियम का, 5 किसका होता है बोरॉन का, 6 किसका होता है कार्बन का, 7 नाइट्रोजन का, 8 ऑक्सीजन का, 9 फ्लोरीन का, है ना। इसके नीचे आता है क्लोरीन जिसका 17 होता है, क्लियर। चलिए इनकी याद रखनी पड़ती है आपको, तो देखते हैं कैसे। बेटा हाइड्रोजन की बस याद रखो 2.2 होती है, कितनी होती है 2.2 हाइड्रोजन की। बाकी इसकी 1 रखो और 0.5 बढ़ाते जाओ। आपको याद इसी तरीके से करना है बेटा, आपको याद करना है कि सर ने 3 से बताया था, 3 एटॉमिक नंबर लिथियम का होता है, 3 से लिख दो, 4 5 6 7 इस तरीके से पूरा आपका सेकंड पीरियड लिख देंगे, उसका नियॉन को छोड़ करके, क्योंकि नियॉन रिएक्ट ही नहीं करती है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन नहीं है, क्लियर। तो चलिए 3 4 5 9 तक जाएंगे और इसकी 1 रखेंगे और 0.5 बढ़ाते जाएंगे, 1 1.5 2 2.5 3 3.5 और ये 4। बेटा अप टू डाउन आने पर डिक्रीज होती है, इसकी कम होती है 3.1, और कितनी कम मतलब नाइट्रोजन से 0.1 ज्यादा होती है। देखो नाइट्रोजन की 3 और क्लोरीन की 3.1, नाइट्रोजन से 0.1 ज्यादा होती है। सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप बात करेंगे कंपेयरिंग की, तो आप जानते हैं अप टू डाउन आने पर डिक्रीज होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम अप टू डाउन आने पर डिक्रीज होगी। देखो लिथियम की कितनी है 1, तो इससे नीचे आएंगे तो 0 पॉइंट कुछ हो जाएगी, अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे। बेरिलियम की कितनी है 1.5, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऊपर से नीचे आने पर इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, 1.5 नीचे आएंगे उससे कम होती जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लियर। ये दोनों भी हैं लेकिन सबसे अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव यही है, क्लियर। अब बेटा बोरॉन की बात करेंगे, तो बोरॉन अप टू डाउन आने पर इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी, इसमें भी अप टू डाउन आने पर डिक्रीज होती जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें भी हाँ सर जाएंगे बस थोड़ी देर में, पढ़ा रहे थे अभी। ओके सर, ओके ओके ठीक सर। नहीं नहीं हाँ, तो लेट्स डिस्कस गाइस। तो अप टू डाउन आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, परफेक्ट। सो इसकी फैमिली देख लें, सबकी इसी तरीके से बेटा अप टू डाउन आने पर डिक्रीज होती जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अप टू डाउन आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, क्लियर। जैसे बात करेंगे बेटा फास्फोरस और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो कंपेयरिंग आनी चाहिए। मैं बात करूंगा सिलिकॉन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप चाहते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, आप देख पा रहे हैं, है ना, क्लियर।
तो बेटा फास्फोरस की ज्यादा हो जाएगी, सिलिकॉन की कम हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा है। परफेक्ट, तो एक कंपेयरिंग आनी चाहिए बेटा। चलिए वापस आते वहीं, जरा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख रहे थे हम, क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स that will accept electrons easily। परफेक्ट, जो एटम्स आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते, तो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, मतलब उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक से ज्यादा बहुत एलिमेंट्स की है, जैसे मैं बात करूंगा कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब क्या है ETC, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं। क्लियर, तो चलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मिलेंगे तो के बीच इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्लियर, मतलब मैं कह सकता हूं जो आयनिक बॉन्ड हम डिस्कस कर रहे थे, जो आयनिक बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे, तो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आयंस है। इट मींस इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या अट्रैक्शन फोर्स है दोनों के बीच कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, आयंस कैटाइंस और एनाइंस के बीच। बेटा कैटाइन एनाइन तभी क्रिएट होंगे जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा तभी जब वो देने वाला होगा, मतलब एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा, दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होगा, तभी आयोनिक बॉन्ड बनेगा। चलिए अब आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, इनके बीच आयनों का क्या होता है बेटा, इनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। हम लिख सकते हैं एक पॉइंट और, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नेगेटिव एटम्स। तो आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्लियर बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, सो आयनों का जो है ट्रांसफर, आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से। क्लियर, चलिए जैसे देखते हैं बेटा सोडियम एटम है, सोडियम एटम की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बताया था मैंने मोस्ट ऑफ द एटम अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ उनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। सो अपना ऑक्टेट कंप्लीट किसी न किसी तरीके से करेंगे वो और स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर, जब ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेंगे, जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ट्रांसफर कर देगा बेटा, तो सोडियम के पास पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट इज वाई NaCl बन जाएगा, दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, NaCl बनाएंगे, वैद्युत आकर्षण बल जनरेट हो जाएगा। क्लियर, और इसी वैद्युत आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर, तो आप क्लियरली समझ गए होंगे क्या है आयनिक, कोई समस्या नहीं है बच्चा। क्लियर, देखेंगे जरा एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं कहूँगा बेटा पोटेशियम है, पोटेशियम को मुझे ऑक्सीजन से जोड़ना है, किससे, ऑक्सीजन से। क्लियर, तो चलिए देखते हैं। तो पोटेशियम की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, पोटेशियम की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पोटेशियम तो 1 ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 पोटेशियम, मतलब 2 पोटेशियम ऐड करने पड़ेंगे, तभी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल पाएंगे ऑक्सीजन को। यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा,
पोटेशियम पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, पोटेशियम पर पॉजिटिव, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बेटा। इनके बीच यहां भी अट्रैक्शन फोर्स वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, आयन के बीच, क्लियर, चार्ज के बीच, तो यहां भी वही सेम अट्रैक्शन फोर्स, क्लियर। अट्रैक्शन फोर्स यहां दोनों जगह इन्वॉल्व हो जाएगा बेटा, तो ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे K2O। तो K2O में कौन सा बॉन्ड है बेटा, आयोनिक बॉन्ड है। K2O में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। तो इस तरीके से आयोनिक बॉन्ड हम समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेटा कोवैलेंट बॉन्ड क्या, अच्छा एक पॉइंट और डिस्कस कर लेंगे। आयोनिक बॉन्ड का नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट है आयोनिक बॉन्ड इज strongest bond among all chemical bonds। जितने भी केमिकल बॉन्ड है बच्चा, जितने भी केमिकल बॉन्ड्स हैं, सभी केमिकल बॉन्ड के बीच सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, क्लियर बच्चों, क्योंकि इट इज प्रॉपर अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कहलाता है, क्लियर, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, क्लियर। चलिए बाकी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको बोल सकते आयोनिक, 1 by 1 और इतना डिस्कस करेंगे कि उसका कोई पॉइंट छूट ना जाए, है ना। आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, क्या है, नॉन डायरेक्शनल। आयोनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है। ओवरलैपिंग जब होती है तभी डायरेक्शनल बॉन्ड क्रिएट होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग होती है तो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, और ऑर्बिटल की होती है एक्सिस, ऑर्बिटल की होती है अक्ष, तो अक्ष की होती है एक दिशा, क्लियर, कि एक्स एक्सिस ये डायरेक्शन ही तो है, क्लियर। तो बेटा आयोनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, इसलिए नॉन डायरेक्शनल है। जैसे मैं कहूंगा बेटा Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो Na पॉजिटिव चाहे इधर होगा, चाहे इधर Na पॉजिटिव होगा, हम कहते इधर ना हो कि इधर होगा, हम कहते इधर ना हो कि इधर होगा, चाहे जिस एक्सिस पर हो जाएगा Na पॉजिटिव, चाहे जहां Na पॉजिटिव हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा ना, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा एक दूसरे पर। तो आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, आयोनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्लियर बच्चों। बेटा अब आप जानते हैं कि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है बेटा कि जब जितना, देखो बेटा एक एटम दूसरे एटम से जितना स्ट्रांगली जुड़ जाएगा तो उसको ब्रेक करना बहुत टफ होगा, है ना। मतलब मैं कह सकता हूं आयोनिक कंपाउंड हैव हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। आयनिक कंपाउंड की बेटा थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कैसे थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब कि उसको गर्म करके उसके बॉन्ड तोड़ना, डिकम्पोज करना, किसी न किसी चीज में तोड़ना, क्लियर। तो आप जानते हैं बेटा कि आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड है, अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं, इस वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से बन जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा होता है, तो उसको तोड़ना बहुत टफ हो जाता है, क्लियर। मतलब उसके लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्लियर। तो आयनिक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्लियर। आप जानते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब बॉन्ड तभी टूटेगा जब हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर देंगे, क्लियर। मतलब हम बोल सकते हैं आयोनिक कंपाउंड और ऐसा कब होता है जब मोस्टली सॉलिड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड आर हार्ड एंड सॉलिड, क्लियर बेटा। आयनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं, हार्ड मतलब कि बहुत हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, क्लियर। और सॉलिड होते हैं, क्लियर, हार्ड एंड सॉलिड। अब बेटा आप जानते हैं बहुत हार्ड है, सॉलिड है, अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है एटम्स के बीच, मतलब हम बोल सकते हैं आयनिक कंपाउंड have higher melting point and boiling point। हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड,
क्लियर, मेल्टिंग पॉइंट इनके अपेक्षा बाकी रेस्ट ऑफ द कंपाउंड, जैसे कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड से ज्यादा होता है, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो प्रॉपर अलग से लिखवाए जाएंगे। जैसे मैं बात करूंगा कि एक हार्डेस्ट मटेरियल नॉन, हमारे नेचर में हार्डेस्ट मटेरियल नॉन कौन सा है, वो है डायमंड, और जब डायमंड में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। जबकि जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड हैं, ज्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैसेस होते हैं या फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, है ना। लेकिन डायमंड में कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड होते हुए बहुत ज्यादा हार्ड होता है। डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है जो हमें नॉन है अभी तक, क्लियर ना। तो हम बोल सकते हैं कुछ एक्सेप्शन है, कोई बात नहीं। सिलिका SiO2 बालू, उसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड है, वो भी बहुत हार्ड होती है, क्लियर। चलिए, तो कुछ एक्सेप्शन है वो अलग से सेपरेटली लिखेंगे। तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड का डिस्कशन और उससे रिलेटेड आयनिक कंपाउंड के बारे में, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा कोवैलेंट बॉन्ड की ओर, कोवैलेंट बॉन्ड की ओर। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं इट इज अट्रैक्शन फोर्स between two electronegative atom। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मतलब इनकी कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए बेटा। दोनों एटम कैसे होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स कैसे लगाते हैं, समझेंगे हैं बेटा। देखो क्लियर डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैं बात कर दूं बेटा, मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, ऑक्सीजन एटम की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्लियर बेटा। अब इन दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसका मतलब ऑक्सीजन एटम अनस्टेबल है एटमॉस्फेयर में, सिर्फ ऑक्सीजन एटम अनस्टेबल है, तो वो O2 जरूर बनाएगा। क्या, O2 जरूर बनाएगा। और O2 देखते हैं कैसे बनाएगा, O2 कैसे बनाएगा। देखो बेटा कि ऑक्सीजन एटम को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये भी लेने वाला है, ये भी लेने वाला। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला, ये भी इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला है। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको भी है। तो ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन तो देंगे नहीं क्योंकि दोनों लेने वाले हैं, तो ये क्या करते हैं कि शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। तो ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे। देखो कैसे, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, वो शेयरिंग का पार्ट है बेटा, वो दोनों एटम्स का कहलाता है, शेयरिंग का पार्ट है वो दोनों एटम का कहलाता है। जैसे बात करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी कहलाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी कहलाएंगे, क्लियर। तो ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो बेटा ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच यदि कोई बॉन्ड बनेगा उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और जब बॉन्ड बनेगा तो कैसे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होंगी, क्योंकि सेम टाइप्स दोनों खींचने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के पास यही ऑप्शन बचता है, तो शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, यही ऑप्शन बचता है, क्योंकि दोनों किसी को देते नहीं है, दोनों लेने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, क्लियर। तो इस तरीके से शेयरिंग हो जाएगी और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, डबल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड हो, क्लियर। इस तरीके से O2 मॉलिक्यूल बन जाता है, इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। तब हम पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस वजह से अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर बच्चों। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से होता है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखेंगे कैसे बेटा, एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इस ऑक्सीजन एटम का जो न्यूक्लियस होगा, इस ऑक्सीजन एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। इस ऑक्सीजन एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। इस वजह से दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। चलिए क्लियर है, पॉइंट बाय पॉइंट इसका भी डिस्कस करेंगे। बेटा जैसे मैं बात करूंगा, मेरे पास नाइट्रोजन एटम है। क्या है? नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन एटम को हाइड्रोजन एटम के साथ जोड़ना है। तो देखेंगे नाइट्रोजन एटम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट s², 2s², 2p3। बेटा आउटर मोस्ट शेल दूसरी है, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? नीडेड है इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीडेड है तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1s1। बेटा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट शेल पहली है, पहली में 2 से ज्यादा नहीं आते, 2 आ जाते तो स्टेबल हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन से इसको नीडेड है 1 इलेक्ट्रॉन की। बेटा इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीडेड है और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीडेड है। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। देखो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से ज्यादा है। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स चाहेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो क्या करेंगे बेटा? 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस तरीके से जुड़ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहली सेल में ही ऐसा होता है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो स्टेबल हो जाता है, उसको बोलते हैं डुप्लेट। ठीक है, तो देखो इधर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो बेटा सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट बॉन्ड को एक लाइन से। डबल बॉन्ड मतलब 2 लाइन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 लाइन। क्लियर? इस तरीके से NH3 की स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ ये कौन सा बॉन्ड है? दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है, कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए बच्चों आप बात करेंगे इसमें। देखो जरा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए आउटर मोस्ट सेल के, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग में पार्ट नहीं लिए, इनको बोलते हैं लॉन पेयर। इनको क्या बोलते हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया, इसलिए नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं इनको। क्लियर बच्चों? तो ये था आपका कोवैलेंट बॉन्ड। और डिस्कस कर लेते हैं इसके एग्जांपल, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं बात करूंगा कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ना बेटा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, फर्स्ट s², 2s², 2p2। बेटा दूसरी आउटर मोस्ट शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। नीडेड कितनी की है बेटा? नीडेड है 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हाइड्रोजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। नीडेड कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन्स की। बेटा हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसकी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बेटा कार्बन हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इसकी 2.2, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों लेन देन तो करेंगे नहीं, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो कैसे भैया? देखते हैं। एक कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 है, तो चारों की चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तभी 4-4 8 हो जाएगा। देखो किस तरीके से हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। और क्या बना लेंगे बेटा? CH4 बना लेंगे, क्योंकि CH4 बनाने से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? CH4, जिसको क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्लियर? तो देखो यहाँ कितने सिंगल बॉन्ड हो गए? 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड होंगे इस तरीके से, दैट इज CH4। तो समझ गए होंगे बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जिसमें बात करता हूं, अब बात करूंगा N2 की, डाई नाइट्रोजन। बेटा N2 कैसे बॉन्ड बनाया रहता है देखते हैं जरा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। इसको 3 चाहिए होते हैं। दूसरा दोनों नाइट्रोजन एटम है, तो बेटा इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। परफेक्ट। सो इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ। डन। बेटा इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके भी 8, दोनों की 8, तो N ट्रिपल बॉन्ड N। बेटा 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है।
तो इसमें क्या है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इज इट राइट गाइस? आई थिंक परफेक्ट है। ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। अभी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड डिस्कस हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब हम बोल सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, सिंगल डबल ट्रिपल के बेसिस पर। बाकी 2 प्रकार का सिग्मा पाई भी होता है, देखेंगे अभी। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है बेटा, देखेंगे सिंगल होता है, डबल होता है और ट्रिपल होता है। सिंगल बॉन्ड जो है इसमें, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल है, ये क्या है, ट्रिपल है। जो सिंगल बॉन्ड है उसमें बेटा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, अभी डिस्कस कराएंगे सिग्मा क्या है, पाई क्या है ना। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। क्लियर बच्चों? सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक होता है, सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, कुछ भी हो, सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज एक ही होगा। क्या क्लियर है बच्चों? इतनी चीजें आई थिंक क्लियर होगी। चलिए तो 2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट नए सेशन में डिस्कस करेंगे जो भी चीजें बची हुई हैं। क्लियर? मैं बात करूंगा बेटा, मुझे बनाना है BCl3 की स्ट्रक्चर, BCl3 की स्ट्रक्चर। तो BCl3 के स्ट्रक्चर बनाना बेटा, देखेंगे बोरोन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s1, 1s2, 2s2, 2p1। देखो आउटर मोशन तीसरी है, इसमें दूसरी है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? दूसरी आउटर मोशन 3 इलेक्ट्रॉन। बेटा इसको कितने चाहिए, 5, लेकिन इसके पास शेयरिंग करने के लिए तो 3 ही है सिर्फ, क्योंकि आउटर मोशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे ज्यादा थोड़ा ना शेयरिंग हो सकती है, तो इसकी मजबूरी होती है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है, फिर भी कंपाउंड जरूर बनाता है BCl3। कैसे? इस तरीके से देखेंगे बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 3 के 3 टोटल 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। चलिए क्लोरीन, क्लोरीन देखेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट s², 2s², 2p6, 3s², 3p5 है ना। इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, तीसरी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसलिए देखो क्लोरीन 3 जुड़े हैं। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बोरॉन को 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो ऐसे 3 क्लोरीन जुड़ने चाहिए ताकि 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, इसलिए BCl3 बना है। देखिए बेटा, बोरॉन 1, 2, 3, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। क्लियर? इस तरीके से शेयरिंग हो जाती है। ओके, तो आपका इस तरीके से क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्लोरीन के बाकी इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाए नहीं, आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 6, 2, 8, 6, 2, 8, 6, 2, 8। क्लियर? डन। तो BCl3 इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर बच्चों? तो यह BCl3, इसमें 3 सिंगल बॉन्ड हो गए, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। एज इट इज डिस्कस करूंगा मैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चलिए देखते हैं। CO2 की बात करता हूं। CO2 देखो बेटा, कार्बन, कार्बन अभी हमने देखा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अभी देखा है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर करेगा, 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा और 2 इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा दोनों का। क्लियर? इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्सीजन, ऑक्टेट कंप्लीट कार्बन का, ऑक्टेट कंप्लीट कार्बन का। क्लियर? ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का। बेटा 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 एटम के बीच यदि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड, इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर बच्चों? यहां देखेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, टोटल कितने हो गए? 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों? तो एकदम परफेक्ट समझ गए होंगे सब लोग। तो बेटा हमने डिस्कस कर लिया कोवैलेंट बॉन्ड क्या है और आयोनिक बॉन्ड क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, आयोनिक बॉन्ड क्या है, आप समझ गए होंगे सब। कोवैलेंट बॉन्ड है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। चलिए रेस्ट ऑफ द चीजें हैं वो नेक्स्ट
नए नए लेक्चर में कोई नया लेक्चर बनाएंगे इसका, उसको उसमें देखेंगे। क्लियर बेटा? यहाँ तक कहानी समाप्त है। बढ़िया समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। बहुत नई एनर्जी के साथ पढ़ेंगे बेटा सब लोग, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं इस पर बेस्ड एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आयनिक बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी डिस्कस कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए बच्चों।